देवर रोज रोज मुझसे अनोखी फरमाइश करता। इनकार करती तो कहता, भाभी मैं भाई को सब बता दूंगा। मैं लाचार थी। फिर एक रोज कहने लगा, भाभी मुझे आज रात 50,000 चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि मैं 50,000 का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगी। और फिर उस रात मेरे होश उड़ गए जब... मेरा नाम महविश जबीन है। मेरी उम्र 17 साल थी जब मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था और ना ही कभी एक दूसरे से मिले थे, बस फोन पर बात होती थी। उसने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे बाबा बहुत ही सख्त तबीयत के मालिक थे। वो छोटी छोटी बातों पर अम्मी पर हाथ उठाते थे। मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन वो लड़का कहने लगा, अगर तुमने अपने घर अभी तक बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़की से शादी नहीं करनी। फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसका नाम अकरम था। मैंने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी से बात करना भी आसान नहीं था। मेरी माँ ने मुझे खूब मारा और कहा, अगर तेरे हलक से ये बात निकली तो मैं तेरे बाप को ये सब कुछ बता दूंगी और वो तो तुझे जान से ही मार देगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास अकरम से राब्ता करने का कोई तरीका नहीं था। अम्मी ने एक हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा दी। उनके घर में औरत नहीं थी, इसलिए उन्हें भी शादी करने की जल्दी थी, क्योंकि घर में खाना पकाने के लिए कोई भी नहीं था। एक मेरा शौहर था और एक उसका भाई। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई थी। अम्मी की नजरों में गिर चुकी थी और बाबा की नजर से गिरना नहीं चाहती थी। वैसे भी ये वही होना था जो ये लोग चाहते थे। मेरा निकाह करवा दिया गया और मुझे रुखसत कर दिया गया। शौहर अच्छा था, उसने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा था कि शौहर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तुमने कभी उसे देखा ही नहीं था, ना ही उससे मिली हो, सिर्फ बातें की थी। लेकिन अगर तुम्हारे शौहर को इस बारे में पता चल गया तो वो ये सोचेगा कि तुम्हारा उसके साथ पूरा अफेयर था और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या तो वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा या फिर तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मेरा शौहर अच्छा है, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। घर जाती तो माँ भी मुझे अजीब नजरों से देखती। जिंदगी यहाँ तक तो ठीक जा रही थी कि एक दिन मैं तन्हा बैठी अपने माजी पर नजर दौड़ा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई। मुझे अकरम की बहुत याद आने लगी और मैं अकेले में बैठकर खुद से बातें करने लगी। जब पलटकर देखा तो मेरा देवर पीछे खड़ा था। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। कहने लगा, अच्छा तो शादी से पहले आपका किसी के साथ चक्कर था। उसकी आवाज सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा, तुमने कुछ गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई और बात कर रही थी। उसने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया और अब आपको मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं ये भाई को बता दूंगा। मेरा भाई वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि आपकी जिंदगी में कोई लड़का था तो आप खुद समझ सकती हैं कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि झूठ और धोखा भाई से बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दो। कहने लगा कि आप फिक्र न करें, जब तक आप मेरी बात मानती रहेंगी ये बात भाई को पता नहीं चलेगी। मैंने कहा कि कौन सी बात? तो उसने कहा कि आराम से बताऊंगा आपको। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वही हुआ जिसका डर था। मेरा माजी मेरे हाल के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। अगर मेरा देवर सब कुछ बता देता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये तो ऐसे ही हो जाता कि मुझे बगैर किसी गुनाह के सजा मिल जाती, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ बात की थी। और तब मेरी उम्र ही कितनी थी। इस उम्र में तो ये सब कुछ हो ही जाता है। कहीं न कहीं से इंसान का पांव फिसल जाता है। और हमारे घर के हालात कौन से अच्छे थे। अम्मी अब्बू हमेशा लड़ते रहते थे, इसीलिए किसी से दिल लगा लिया था कि घर में तो दिल लगता नहीं था। दिल करता था कि घर से कहीं भाग जाऊं, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी गलती मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, क्योंकि शौहर की नजरों से गिर गई तो फिर जिंदगी वैसे भी खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वो अपने साथ रखें या ना रखें। अगले दिन देवर ने कहा कि मुझे आपसे काम है। मुझे लगा कि मेरे से एक दो काम करवा के उसके बाद मुझे बख्श देगा। उसने कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं
भाई रात तक आते हैं। भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपको सामान ला कर देता हूँ। आप अच्छा सा खाना बना दें। मैंने बड़ी मुश्किल से 7 लोगों का खाना बनाया। काम करते करते बुरी तरह थक चुकी थी। शाम को शौहर आया तो मुझे हल्का बुखार था, जो कि थकावट से हुआ था। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, सुबह तो अच्छी भली थी। मैंने कहा कि बस घर के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे सारे सबूत भी मिटाने थे। मैंने हर तरफ ध्यान देना था, बर्तन धोने थे। बैठक में वो लोग बैठे थे तो उसे भी साफ करना था। जहाँ वो लोग बैठे थे वहां बहुत ही बुरी तरह से खाना खाया था। उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। शौहर ने कहा कि ये काम ना किया करो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं बचता। मैं सुकून से सो गई, लेकिन सुकून मेरी जिंदगी में नहीं था। ये तो मैं शौहर के सामने सो गई थी। दरअसल तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद मेरे देवर ने अगले दिन फिर से मुझसे कहा कि आज मेरे कुछ और दोस्तों की दावत है, और दिन इसी तरह गुजर गया। इसी तरह वो मुझसे आए रोज अपने काम करवाता। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास मेरा राज था। वो मुझसे पहले तो छोटे छोटे काम करवा रहा था, फिर उसने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप भाई की जेब से मुझे 2,000 रुपए निकाल कर ला दे, और उन्हें कहे कि आपको जरूरत है, और पैसे मुझे दे दे। मैंने कहा कि जब से शादी हुई है मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं 2,000 कैसे मांगू, क्या बहाना करूंगी, और बाद में अगर वो पूछेंगे कि 2,000 का क्या लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर आप उनसे नहीं मांग सकती तो उनकी जेब से निकाल ले। बीवियां तो वैसे ही शौहरों की जेबों से चोरी करती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मैं वाकई नहीं मांग सकती थी, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सोचा जेब से ही निकाल लेती हूँ, कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, आप कहीं गिरा आए होंगे। सुबह जब शौहर वॉशरूम में नहाने गए तो उनकी कमीज बाहर पड़ी थी, जिसके अंदर उनका पर्स था। मैंने उसमें से 2,000 रुपए निकाल लिए, और वैसे तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता चल ही जाता है। जब मैं पलटी तो मेरे शौहर ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, क्या कर रही थी तुम? मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं तुमने? मैंने कहा, 2,000 लिए हैं। जब से शादी हुई है कुछ जाती जरूरत की चीजें चाहिए थी, जो मेरे पास खत्म हो गई हैं। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने शौहर के सामने इतनी शर्मिंदा थी, दिल करता था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर चली जाऊं। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि ये मुझसे पैसे मांग क्यों नहीं सकती थी। 100 वसवसे मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने पैसे लाकर देवर को दे दिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी रोने की क्या बात है, ये पैसे तो आपके हैं, क्योंकि शौहर की कमाई पर बीवी का हक होता है। वो इतना बेशर्म और घटिया इंसान था कि मैं बता नहीं सकती। उसने मुझसे इस तरह न जाने कितने काम करवाए, कभी अपने घर के काम तो कभी अपने कपड़े धुलवाता। घर के काम करने में मुझे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जब कहता था कि पैसे लाएं तो मुझे बहुत ज्यादा मसला होता था, और मैं अपने शौहर से मांगती थी। मेरे शौहर एक दिन मुझे कहने लगा कि तुम्हारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ना तो मैंने तुम्हें कोई नया सूट पहने हुए देखा है, और ना ही तुमने कोई नया जूता लिया है, जबकि उस दिन तुम कह रही थी कि घर में पहनने वाला जूता चाहिए तुम्हें। मैंने झूठ बोल दिया कि घर वालों के लिए कुछ चीजें ली थी। मेरे शौहर खामोश हो गए, और उनकी खामोशी का मतलब नाराजगी था। मुझे उनके पैसों से अपने घर वालों के लिए चीजें लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले कि अच्छे इंसान थे। लेकिन अगली दफा जब मैंने दोबारा से पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि अपने घर वालों के लिए तुम मुझसे पैसे नहीं मांग सकती, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। तुमने अगर खुद कुछ लेना है तो ठीक, वरना मैं तुम्हारे घर वालों के लिए पैसे नहीं दे सकता। अगर वो किसी मुसीबत में है तो ठीक है, जहां तक हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन ये आए दिन मैं उनका खर्च नहीं उठा सकता। मेरे शौहर की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं उसे क्या बताती कि क्या बात थी असल में, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद मैंने अपने अम्मी अब्बू से पैसे मांगना शुरू कर दिए। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मुझे पैसे दे देते थे। इसके बाद 3-4 दफा मैंने उनसे पैसे लिए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे शौहर का काम है कि वो तुम्हारे खर्चे उठाए,
شادی کے بعد بھی تمہارے خرچے ہم نے اٹھانے ہیں تو پھر تمہاری شادی کیوں کی تھی؟ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ عورت کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، شوہر سے مانگے تو وہ بھی باتیں سناتا ہے، گھر والوں سے شادی کے بعد مانگو تو وہ بھی باتیں سناتے ہیں، عورتیں جائیں تو جائیں کہاں؟ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میں اپنے پیسے نہیں کماتی تھی، نہیں تو یہ مجھ سے سارے پیسے لے لیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایک دن دیور نے مجھ سے کہا کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اپنے ابا سے لے کر آؤ۔ 50,000 میں کہاں سے لاتی؟ میں تو پہلے ہی بابا سے شرمندہ تھی اور شوہر نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں پوری طرح پریشان تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بات ماننے کی، اور میں نہیں مانوں گی تمہاری بات۔ تمہیں میرے شوہر کو جو کچھ بتانا ہے بتا دو، میں تمہاری وجہ سے اور شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے باپ اور شوہر دونوں سے پیسے لے کر تھک چکی ہوں، اب ان دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے دیور نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات کو جو ہوگا آپ اس کی خود ذمہ دار ہوں گی، میں تو بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور میرا دیور اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے شوہر کے کپڑے پہن لیے اور کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ بھائی، آپ کو میں آج کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کا شادی سے پہلے بھی چکر تھا، اور یہ ابھی بھی اسے بیٹھ کر یاد کرتی ہے اور اس کی یاد میں آہیں بھرتی تھی۔ مجھے سب کچھ پتا چل گیا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ یاد سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میری جگہ پر میرے شوہر بیٹھا ہوتا تو اسے سب کچھ پتا چل جاتا۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، مگر میرا دیور کہیں جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بات کر کے چلا جائے گا، لیکن نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کو تھپڑ پڑنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو تھپڑ مارا تھا اور میرا شوہر پیچھے کھڑا تھا، جو شاید کام سے واپس آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو تم بلیک میل کر رہے تھے میری بیوی کو، اور اگر تمہیں 4 مہینے پہلے یہ بات پتا چلی تھی تو پھر تم نے ابھی تک یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے تمہارے دوستوں کو گھر آتے ہوئے دیکھا تھا، اور تمہارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آج کل بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ہر دن دعوت کھاتے ہیں آپ کے گھر میں، اور تم ہی میری بیوی کو کہہ رہے تھے کہ پیسے لے کر آؤ۔ تبھی تو یہ میرے پیسے چرا رہی تھی، لیکن گھر میں کوئی چیز نہیں آ رہی تھی۔ بغیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر نے اسے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا، اور مجھے لگا کہ اب میری باری ہے، میری شامت آئے گی۔ میں فوراً کپڑے بدل کر آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، تم ایک معصوم لڑکی ہو، اور اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور شادی سے پہلے اس طرح ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے وفا نہیں تھی، تم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں سمجھدار مرد ہوں، مجھے یہ بات پہلی رات ہی پتا چل گئی تھی۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس بات کو بھول جاؤ، تمہیں اتنے مہینوں تک اس کے ہاتھ میں کھلونا بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم مجھے سب کچھ بتا دیتی تو اسے موقع نہیں ملتا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میرا اپنا بھائی ہے، بس اب میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میرے شوہر نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ شوہر نے کہا کہ تمہارے ہاسٹل کا خرچہ اٹھا لیں گے، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ شکر ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میری بات پر یقین بھی کر لیا۔ دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور پھر اس دن کے بعد سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے خوشگوار ہو گئی۔